हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 22 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करना है एंड बिफोर डिस्कसिंग, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, the first article deals with Prime Minister of India and Australia holds second India-Australia Virtual Summit। अब जब आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का नाम आया ही है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया का इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जब भी किसी कंट्री से रिलेटेड न्यूज आए तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि मैप खोलकर देखनी चाहिए। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की मैप है तो अच्छी बात है, या फिर ब्लैक स्वान की भी मैप की बुक आ जाती है तो उसे भी आप देख सकते हो। एंड आप उसे ओपन करो और फिजिकल फीचर्स जरूर देखो। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ही बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो फिजिकल फीचर्स है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलती है, ठीक है, और ये ईस्टर्न पोर्शन पर है या वेस्टर्न पोर्शन पर है ये पता होना चाहिए। कोरल रीफ्स आपको मिलेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता ही होगा। साथ ही साथ सर्टेन अदर फीचर्स, डेजर्ट फीचर्स मिलेंगे, डेजर्ट के कुछ नाम होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। ग्रासलैंड के कुछ नाम होंगे वो आपको याद रखने कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनका स्पेसिफिक नाम है वो क्या है ये पता होना चाहिए, सो दैट कंट्री के साथ साथ आप फिजिकल फीचर्स भी कंप्लीट कर लो। कुछ वाटर बॉडीज के नाम होंगे जैसे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये सब कुछ नाम आपको याद रहने चाहिए सो दैट एग्जाम में अगर कभी कोई क्वेश्चन आती है तो आप आराम से उसे आंसर कर सको। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन एक बार आप मैप रिफर कर सकते हो। अस्थिर अस्थिर से आपको देखने की जरूरत है, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो क्या की हाईलाइट रही हैं इस समिट की, तो पहली बात तो ये कि दोनों देशों ने कहा है यानी कि सहमति जताई है कि एनुअल समिट के रूप में डिस्कशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे बिटवीन द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडिया अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट वर्चुअल समिट विच वाज हेल्ड इन 2020। द नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया अप्रॉक्स 280 ऑस्ट्रेलियन मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करेगी इंडिया में सो दैट सर्टेन एरियाज के फील्ड में कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश हो, जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी, स्पेस, इनोवेशन, बिकॉज इन सब फील्ड में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। एंड अगर इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट होता है भारत में तो कहीं ना कहीं भारत भी इन सब फील्ड में आगे बढ़ेंगी। एंड आपको ही पता है जब हम बात करते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि वैसी टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल हो, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना करे, वैसे फील्ड को हम क्लीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड दोनों देशों ने बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जल्द से जल्द फाइनलाइज करने की भी बात कही है। आपको याद रखने हैं अभी साइन नहीं हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और साथ ही साथ आपको हमें ये बताना है कि कौन कौन से देश के साथ भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अब तक साइन कर ली है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अन्य क्या की एग्रीमेंट्स साइन की गई हैं, तो पहला है आपका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स के लिए जाना जाता है और जब मिनरल्स का नाम आया ही है तो आपको मैप में ये भी देख लेने की ज़रूरत है कि कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पर मेजोरिटी मिलते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोऑपरेशन है वो आने वाले समय में बढ़े और मजबूत हो, ठीक है। तो ये जो MOU साइन हुआ है ऑन द ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट बिटवीन हुम खनिज विदेश इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियाज क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस, साथ ही साथ लेटर ऑफ इंटेंट रिगार्डिंग द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन की गई हैं टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ वन अनदर। एंड अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इंडिया एरियाज ऑफ कॉपरेशन, तो कौन कौन से फील्ड में हमें कॉपरेशन देखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो जियो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे,
दोनों देश क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर है। क्वाड में और कौन कौन से देश आ जाते हैं? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएसए है ना। एंड दोनों देश कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। क्या कॉमन इंटरेस्ट है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक हो हमारा। और इंडो पैसिफिक यानी कि जो आपका इंडियन ओशियन है, पैसिफिक वाला रीजन है, उसको कंबाइंड फॉर्म में हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक भारत चाहता है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है, क्वाड मेंबर चाहते हैं, ठीक है। एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अगर कॉपरेशन देखें तो देख सकते हो बायलैटरल ट्रेड अप्रोक्स $12.3 बिलियन का रहा है 2020-21 के पीरियड में, जबकि टोटल वैल्यू ऑफ टू वे एफडीआई यानी कि इंडिया से एफडीआई ऑस्ट्रेलिया में और एफडीआई से एफडीआई इंडिया में, तो इसको हम कहेंगे टू वे एफडीआई। तो उसका जो वैल्यूएशन है $1.04 बिलियन का है इन द पीरियड 2020। एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी है हम देशों के बीच, जैसे आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट भी है, और रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑश इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, अस्ट्रा हिंद। तो ये सब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, नाम से ही पता चल जाएंगे कि आपका ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और इसी समिट के दौरान पीएम मोदी ने थैंक भी किया है ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को फॉर रिटर्निंग 29 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। इसमें आपके 12th सेंचुरी चोला ब्रोंजेज के स्कल्पचर्स आ जाते हैं, और आपको भी पता होगा चोला एम्पायर इज नोन फॉर द ब्रोंजेज स्कल्पचर्स, स्पेसिफिकली नाटा राजा आपने सुना भी होगा, ठीक है। एज वेल एज 11th 12th सेंचुरी जैन स्कल्पचर्स फ्रॉम राजस्थान, 12th 13th सेंचुरी सैंडस्टोन गॉडेस महिषासुरमर्दानी फ्रॉम गुजरात। तो ये सब आर्टिफैक्ट जो है रिटर्न किए गए हैं इंडिया को फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट। तो फ्रेंड्स ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया है। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ नेशनल एड्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल प्रोग्राम। तो एनएसीपी प्रोग्राम के एक्सटेंशन को अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा, और ये जो एक्सटेंशन है ये 5 सालों के लिए कर दी गई हैं, अप्रैल 1, 2021 से मार्च 31, 2026 तक ये प्रोग्राम चलेंगी। तो ये एक प्रकार से फेज 5 ऑफ द प्रोग्राम होगा, यानी कि इससे पहले 4 फेज आ चुकी हैं और ये 5वां फेज आपका कंटिन्यू होगा। और आपको याद होना चाहिए ये जो आपका NACP प्रोग्राम है, नेशनल एड्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल प्रोग्राम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चलाई जाती है या तो सेंट्रल सेक्टर होता है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है। सेंट्रली सेक्टर का मतलब 100% फंड जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देंगी, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन स्टेट की तरफ से भी आएगा, और इसके अंतर्गत फर्दर डिवीजन होते हैं। कहीं 90:10 का फंड होता है ना, कहीं 60:40 का होता है। तो ये सब आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन याद रखना है आपको, NACP जो है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये जो कंसेप्ट है NACP इसको 1992 में लॉन्च की गई थी, एंड इससे पहले अब तक आपका 4 फेजेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड ये जो आपका NACP का फेज 5 है, इट विल इनेबल इंडियाज एड्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अटेनिंग यूनाइटेड नेशन का जो आपका SDG गोल 3.3 है, विच डील्स विथ एंडिंग द HIV या एड्स एपिडेमिक एज ए पब्लिक हेल्थ बाय 2030। बिकॉज SDG गोल्स को कब तक हमें कंप्लीट करना है? बाय 2030 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। और SDG में आपके 17 गोल्स आते हैं, उसके अंतर्गत बेसिकली सब गोल्स भी आते हैं, लेकिन ब्रॉडली 17 गोल्स आते हैं जो हमें 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। एंड जो NACP है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज ए कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द HIV एड्स इन इंडिया। एंड ओवर द टाइम जो फोकस है इस प्रोग्राम की वो शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स रेजिंग अवेयरनेस टू बिहेवियरल चेंज, एंड इसको मोर डिसेंट्रलाइज्ड
रिस्पॉन्स के रूप में बनाया गया है, सो दैट एनजीओज का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, जो भी आपके पीपल लिविंग विद द HIV इनके नेटवर्क से जुड़े जा सके, सो दैट इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस रेशियो है वो बढ़ सके। क्योंकि कोई भी अगर हम स्कीम चलाते हैं, खासकर हेल्थ रिलेटेड स्कीम, अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में चलती है तो जो सक्सेस रेट है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें NACP के सक्सेस की, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोग्राम माना जाता है। कैसे पता चलेगा? तो सर्टेन फैक्ट्स जो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है। एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शंस जो इंडिया में देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो, अगर 2010 से कंपैरिजन करें तो 48% डिक्लाइन हुआ है। एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन 48% इज वेरी बिग चेंज। ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो, एनुअल एड्स रिलेटेड डेथ जो होती है वो आपका 82% से डिक्लाइन हुआ है, और ये भी आपका बेसलाइन 2010 पर आधारित है। एंड HIV प्रिवेलेंस की बात करें भारत में तो काफ़ी ज़्यादा लो है, और एडल्ट HIV प्रिवेलेंस की बात करें तो देख सकते हो ओनली 0.22%। तो एडल्ट में जो HIV प्रिवेलेंस है बहुत ही कम, 0.22%, है ना। तो इसका मतलब HIV प्रिवेलेंस इन इंडिया इट इज लो। एंड अगर हम बात करें HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंड एड्स, तो HIV जो है वो वायरस होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता है तो HIV आपका एड्स में तब्दील हो जाएगा, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एक प्रकार से लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज बन जाता है। एंड ये इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, पीपल का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है टू डील विद द इन्फेक्शन उसको कमजोर कर देता है। ठीक है। एंड जो स्प्रेड है, कैसे ये स्प्रेड हो सकता है? तो बॉडीली फ्लूइड्स किसी व्यक्ति का है विच या हु आर अफेक्टेड विथ HIV, तो फिर उन बॉडीली फ्लूइड से स्प्रेड हो सकते हैं, लाइक ब्लड, सेमेन, प्रीसेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड्स। तो ये सब बातें हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड आर्टिकल डील किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। गवर्नमेंट ऑफर्स क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो टैक्स प्रोविजंस। इसको आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो हम क्रिप्टो करेंसीज की करेंगे, और एक्चुअली लगता है मैंने सिलेबस डिस्कस करना ही भूल गया। हाँ, आप देख सकते हो, पहला जो आपका आर्टिकल था बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, और दूसरा जो आपका आर्टिकल है इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू द हेल्थ। ठीक है, जो हमने HIV से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया। जो तीसरा है आपका वो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि यूनियन बजट 2022-23 में जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उससे जो इनकम आ रहे हैं उसको टैक्स नेट में लाया गया है, यानी कि 30% का टैक्स लगेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर, जिसमें आपका क्रिप्टो करेंसी शामिल है। साथ ही साथ 1% TDS भी काटे जाएंगे ऑन द पेमेंट्स जो वर्चुअल करेंसीज के लिए की जाती हैं बियॉन्ड ए सर्टेन अमाउंट। तो ये दो प्रोविजन बजट 2022 में लाई गई है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको याद रखनी है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो करेंसीज को हम समझते हैं। जो क्रिप्टो करेंसीज है ये बेसिकली वर्चुअल करेंसीज ही होती हैं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एंड कुछ एग्जांपल देख लो, बिटकॉइन से इथेरियम है, रिपल है ना। और इसमें आपका इनक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ दीज करेंसीज एंड ऑल्सो टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स। और ये याद रखना आपको, इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ए सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक इसे रेगुलेट ही नहीं कर पाती। ठीक है। एंड जो भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट होते हैं, है ना, ट्रांसफर होते हैं,
वो सब आपका मैनेज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप सिंपली एक बात समझो कि जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्ट करते हैं, वो सब आपके नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, तो वो पूरे नेटवर्क पर, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी वो रिकॉर्डेड हो जाएंगी टू द एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो बेईमानी का कोई स्कोप नहीं है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं एसेट्स को इन ए बिजनेस नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं, आजकल बहुत सारे फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज ए वेरी मच सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिकॉज यहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे वो पता चल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सबके नेटवर्क पर। तो ये होता है आपका क्रिप्टो करेंसी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बात करेंगे हम जो कंटेक्स्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरिटी ऑफर की है। क्लियरिटी ऑफर यानी कि सर्टेन जो क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस थे उसमें क्लियरिटी करी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफाई किया है कि जो लॉस विच अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ऑफसेट किया जाए उस लॉस को अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। जैसे कोई हम लेट्स से कि शेयर खरीदते हैं, ठीक है। जैसे हमने लेट्स से कि रिलायंस का शेयर खरीदा, अब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जाहिर सी बात है हमने शेयर खरीदा, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक और शेयर खरीदा, ठीक है, और हमें उस पर लेट्स से कि 25 रुपये का नुकसान हो गया। तो ऑफसेटिंग का मतलब ये हुआ कि भाई साहब कि 100 रुपये का इधर प्रॉफिट हुआ और इधर 25 रुपये का आपका लॉस हुआ। तो आप क्या करो, 100 रुपये में 25 रुपये घटा दो और जो बचे 75 रुपये उस पर आप कैपिटल गेन्स टैक्स दे दो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली शेयर्स या इक्विटी सबके लिए अलाउ है, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर लेट से कि एक तरफ इनकम हुआ एक तरफ आपका लॉस हुआ तो उसके लिए ऑफसेटिंग अलाउ नहीं होगी। ये क्लियर कर दी गई है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। यानी कि हमने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट लेट से क्रिप्टो करेंसी खरीदी और उस पर आपका 100 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, एंड दूसरी बार हमने खरीदी तो लेट से 50 रुपये का आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम ऑफसेट नहीं कर सकते कि भाई साहब हमें सिर्फ 50 रुपये ही आपका कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर आपका ये ऑफसेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात क्लैरिफाई की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। और देख सकते हो, लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट विल नॉट बी अलाउड टू बी शट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। और वर्चुअल डिजिटल एसेट को डिफाइन किया गया है एनी इंफॉर्मेशन और कोड और ए नंबर और ए टोकन विच हैज बीन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, एंड इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। दैट्स वाई इन पर आपका टैक्स लगेगा। एंड जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, याद रखना है आपको, इसमें स्पेसिफिकली नॉन फंजिबल टोकन आइटम इंक्लूडेड होते हैं या फिर एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर। एंड ये भी कही गई है कि जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, बिकॉज जो आपके क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन सब निकाले जाते हैं, एक माइनिंग प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से आपका क्रिप्टो टोकन जनरेट किए जाते हैं। तो जो कॉस्ट लगता है माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या फिर अदर कॉस्ट, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट वर्क कर रही है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी कि उसको गुड्स के रूप में
क्लासिफाई करना है या फिर सर्विसेज के रूप में क्लासिफाई करना है अंडर द जीएसटी लॉ, सो दैट टैक्स लगाया जा सके इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ऑन द इंटायर वैल्यू ट्रांजेक्शन। एंड अभी फिलहाल क्या है आपका स्टेटस, तो 18% जीएसटी लेवाई की जाती है ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्रिप्टो एक्सचेंजेज। एंड अभी फिलहाल इसे कैटेगराइज किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में, ठीक है। और बजट 2022-23 के बाद हमने की ही 30% आपका टैक्स लगेगा ऑन द वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिर 1% टीडीएस काटी जाती है। तो बेसिकली ये बात हमने डिस्कस की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है उसका टाइटल आप देख सकते हो, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये है आपका टाइटल। और इसको अच्छे से याद रखना, किसने रिलीज की है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड ये डिस्क्राइब करता है सर्टेन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो एसोसिएटेड है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर। और रिपोर्ट जो रिलीज की गई है वो आपका यूनेस्को के द्वारा रिलीज की गई है ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर, इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है और टाइटल भी है इसका ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर, ठीक है। बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स efforts of the UN entities and international organization working on water and sanitation issues। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिपोर्ट रिलीज किसने की है, ठीक है। और कुछ रिकमेंडेशन हो गए जो मीन्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड हम सबसे पहली बात तो रिकमेंडेशंस सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस कौन सी है। तो यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसमें कवर होगा ही होगा। साथ ही साथ वाटर एक बिगर टॉपिक है तो उसमें भी आपका एक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कुछ स्टेटस है आप देख लो, क्या फाइंडिंग है। तो जो ग्राउंड वाटर जो अभी फिलहाल अप्रोक्स जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, तो जो ग्राउंड वाटर है जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, इट कंस्टिट्यूट्स हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर विथड्रॉन, ठीक है। यानी कि जो ग्राउंड वाटर विथड्रॉ किए जाते हैं 50% ऑफ दैट वॉल्यूम इस्तेमाल होते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए बाय द ग्लोबल पॉपुलेशन, एंड अराउंड 25% ऑफ ऑल वाटर वो आपका इरिगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड 4 बिलियन पीपल वो उन एरियाज में रहते हैं विच सफर्स फ्रॉम सेवर फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी फॉर एटलीस्ट 1 मंथ पर ईयर। तो दूसरा आपका फाइंडिंग ये रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे पॉपुलेशन वाटर स्कैर्सिटी वाले रीजन में रहते हैं। एंड ये भी बातें बोली गई हैं कि अगर ग्राउंड वाटर का प्रॉपर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट किया जाता है तो एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे डेवलपमेंट किए जाएंगे, तो इरिगेटेड एरियाज का एक्सपेंशन करो, तो इरिगेटेड एरिया का एक्सपेंशन होगा तो एग्रीकल्चरल यील्ड्स भी बढ़ेंगी बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है क्रॉप डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। तो अगर हम डेवलपमेंट करते हैं ग्राउंड वाटर का तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। और ये अच्छे से याद रखना है, इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है ग्लोबली, और उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पाकिस्तान। एंड चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और यूएस को ले लें तो ये जो 5 देश हैं ये लगभग 70% अनसस्टेनेबल वाटर फुटप्रिंट कंस्टिट्यूट करते हैं ना, अनसस्टेनेबल वाटर फुटप्रिंट। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर की यूजेज है वो अनसस्टेनेबल तरीके से होती है। एंड क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं तो देख सकते हो, ग्राउंड वाटर डाटा को कलेक्ट करो फॉर मॉनिटरिंग, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को मजबूत किया जाए फॉर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ह्यूमन मटीरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो भी हैं उसको रीइंफोर्स किया जाए बाय इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल्स among the staffs, institutions as well as local and national government, and financing and support प्रोवाइड की जाए ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट या एजेंसीज को। तो ये सर्टेन रिकमेंडेशन है जिसके माध्यम से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेक्स
कॉमन इंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सिलेबस डिस्कस करते हैं हम। तो सिलेबस में कहाँ गया, आर्टिकल नंबर 5 होगा आपका ये। एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये मैटर है बेसिकली। हाँ, देख सकते हो, एजुकेशन इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू एजुकेशन। तो देख सकते हो वर्चुअल इंटरेक्शन अभी मीडिया के साथ देखने को मिला था। यूजीसी चेयरमैन वहां पर उन्होंने सर्टेन बातें कही हैं। एक बात तो ये कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको एडमिशन अगर कंडक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में, तो वो सोलली की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट ली जाएंगी एंड बेस्ड ऑन दैट जो स्कोर होगा एस्पिरेंट का, उस आधार पर उनको कॉलेज एलोकेट होंगी फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक ईयर 2022-23। इसका मतलब इससे पहले क्लास 12 के स्कोर के आधार पर एडमिशन लिया जाता था फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन ली जाएंगी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक ईयर 2022-23, है ना। तो ये जो आपका CUET है यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी बात कही गई थी और ये कंडक्ट की जाएंगी फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये याद रखना है, इसी के तहत बोला भी गया था कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए एडमिशंस के लिए जो आपका CUET कंडक्ट की जाएंगी वो तो आपका कंपलसरी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए जो आपका CUET कंडक्ट किया जाएगा यानी कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, वो आपका कंपलसरी नहीं होगा। देख सकते हो, अनलाइक अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कंडक्टिंग एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स थ्रू CUET इज नॉट कंपलसरी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ये जो आपका NTA है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ऑटोनॉमस प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और इसका काम है कि एडमिशन के लिए टेस्ट कंडक्ट करना टू द प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और जो CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होगा और ये कैंडिडेट को टेस्ट करेगा ऑन द डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड जनरल टेस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, है ना, ऑन द लैंग्वेज ऑफ हर चॉइस। और जो CUET है वो आपका 13 लैंग्वेज में कंडक्ट की जाएंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, बट नो नीड टू रिमेंबर। और जो स्टेप ली जा रही है, इट इज अ स्टेप टू रिप्लेस मल्टीपल इंट्रेंस टेस्ट, है ना। पहले मल्टीपल इंट्रेंस टेस्ट ली जाती थी, अब उसको सिंगल वन से रिप्लेस किया जा रहा है सो दैट बर्डन कम किए जा सके ऑन द हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चिप सेक्टर प्लान, ट्रेनिंग हब्स फॉर 6K स्कॉलर्स, 2.5 लाख वर्कर्स। तो देख सकते हो ये रिपोर्ट की जा रही है कि जो मैती हैं वो आपका सेलेक्टेड गवर्नमेंट फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बातचीत कर रही हैं कि वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करें फॉर क्रिएटिंग टैलेंट फॉर द सेमीकंडक्टर कंपनीज थ्रू ए 3-year लेयर प्लान, थ्रू ए 3-layer प्लान। तो ये 3-layer प्लान में एक तो होगा आपका रिसर्च स्कॉलर्स तैयार किए जाए, है ना, जो प्रोसेसिंग एंड डिजाइन एलिमेंट्स करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन को लेकर। दूसरा इंजीनियर्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एंड तीसरा आपका स्किल्ड पीपल फॉर प्लांट एंड सॉफ्ट फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग के लिए, है ना। तो ये है आपका 3-layer प्लान, पहले में रिसर्च स्कॉलर, दूसरे में इंजीनियर्स, तीसरे में स्किल्ड पीपल।
और इंडिया बेसिकली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट कर रही है, सो दैट जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर, ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर, उसको कम किया जा सके बाय प्रमोटिंग इंडिजीनियस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एंड साथ ही साथ इट इज ए स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। कैसे? बिकॉज डिफेंस एंड पावर में इसका इस्तेमाल करते हैं। लिक्विडिटी मार्केट भी है सेमीकंडक्टर का। आजकल तो सारे चिपसेट्स आपके सेमीकंडक्टर के माध्यम से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट बिल भी कम होगा। लेकिन चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, देख सकते हो। हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना चिप मैन्युफैक्चरिंग का। मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स को दूर किया जाएगा। कैसे? तो इस स्कीम से, है ना। ये हमने अभी जो डिस्कस किया है। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, है ना, तो बहुत ही स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं टू प्रमोट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? तो वी हैव द कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, जिसके तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आ जाता है। स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स आ जाती हैं। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जिसके तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स एंड एलाइड डिवाइसेस को प्रमोट किया जाता है। एंड वी हैव द एम्पावर्ड कमिटीज, जो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए कंस्टिट्यूट की गई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल आर्टिकल्स डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टूड इट। एंड अगर आपको आर्टिकल्स अच्छी लग रही हैं, यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एज वेल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।